अच्छा जस्ट इमेजिन करो कि तुम्हें बचपन में ही कहीं का राजा बना दिया जाता है एंड तुम 19 साल की उम्र आते आते अपने जवानी से पहले अपने मौत को देख लेते हो। कैसा फील करोगे तुम? क्या कर सकता हूँ यार? तो आज का हमारी स्टोरी भी कुछ ऐसा ही है। हम जानेंगे एक ऐसे राजा के बारे में जिसे बचपन में ही रूलर ऑफ इजिप्ट बना दिया जाता है। अब किताब में ना रूलर ऑफ इजिप्ट यानी कि फेरोस कहा गया है। अब इजिप्ट के लोग अपने राजा को फेरोस कहते थे, यानी कि गॉड के समान, ठीक है। बट भाई का किस्मत देखो, बचपन में ही राजा तो बना दिया जाता है, बट भाई ने अपने जवानी देखने से पहले अपनी मौत को देख लिया। मतलब यार पूरा जवानी वेस्ट कर दिया भाई ने। तो आज का हमारा स्टोरी है द किंग टट के बारे में। आज का हमारा स्टोरी है द डिस्कवरिंग टट द सागा कंटिन्यू के बारे में। बट इससे पहले मैं हूँ तुम लोगों का दोस्त और होस्ट बीवी, निकल चुका हूँ स्टोरी टेलर बनने के जर्नी पे। एक्सपर्ट नहीं हूँ बट हाँ वो चीजें करने का ट्राई कर रहा हूँ जिससे मुझे अच्छा फील हो और तुम लोगों को ये स्टोरी मरते दम तक याद रहे। तो इसी बात के साथ करते हैं शुरुआत। तो जैसे मैंने बताया तुम्हें कि हमारा भाई किंग टट बचपन में ही रूलर ऑफ इजिप्ट बन जाता है, यानी कि तुम फेरो ऑफ इजिप्ट भी कह सकते हो। और भाई के बारे में इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो अपने फैमिली का आखिरी फेरो था, यानी कि आखिरी रूलर था। भाई के मरने के बाद उसका जो डायनेस्टी है वो खत्म हो जाता है। और सैडली क्या होता है, भाई 19 साल की उम्र यानी कि टीनेज में ही अपने मर जाता है। अपने जवानी को देखने से पहले वो अपने मौत को देख लेता है। मतलब यार ये अच्छे लोग इतने जल्दी क्यों मर जाते हैं यार। कह रहा मरने के बाद हमारे भाई का प्रॉपर्ली बैरियल होने वाला था, दफनाने वाले थे, बट वो हमारी तरह आम इंसान नहीं थे, ठीक है। तो उन्हें लेके जाया गया द वैली ऑफ द किंग्स में। अब ये वो जगह है जहाँ पे राजाओं को मरने के बाद लेके दफना दिया जाता था। वो भी ऐसे ही जमीन खोद के नहीं, प्रॉपर एक टूम बना के, यानी कि एक घर का जैसे स्ट्रक्चर बनाया जाएगा जहाँ पे सोने जवाहरात प्रॉपरली हर एक चीज को रखा जाता था। क्योंकि इजिप्ट के लोगों का मानना ये था कि मरने के बाद भी ना एक आफ्टर लाइफ होता है जहाँ उन्हें सारी चीजों का जरूरत पड़ता है। तो टूम बनाया गया और उनमें सारे चीजों को, सोने जवाहरात जो भी चीज चाहिए होता है, रख के उन्हें वहां दफना दिया गया। और समय के साथ भाई को भी भुला दिया गया जिस तरीके से तुम्हारे एक्स ने तुम्हें समय के साथ भुला दिया है। हाँ चलो ये नहीं बोलना था, ठीक है। पता नहीं मैं तुम लोगों की दुखती नस में क्यों हाथ रख देता हूँ, साथ साथ में अपने भी रख देता हूँ। खैर लगभग उसके मरने के 3300 साल बाद एक बंदा आता है जिसका नाम होता है हावर्ड कार्टर। अब इस बंदे ने किंग ऑफ वैली के अंदर पे हमारे भाई किंग टट का टूम को डिस्कवर कर लिया था। कब बोलूं तो 1922 को। एंड उसके बाद से आज तक लोग ना एक थ्योरी लगा रहे थे कि इतने जवानी में ये बंदा कैसे मर गया। लोगों का मानना ये था कि किंग टट यानी कि हमारा भाई को मोस्ट प्रोबेबली किसी ने मर्डर कर दिया होगा जिसकी वजह से वो बड़ी जवानी में ही मर गया था। तो सबके बीच ये मिस्ट्री चल रहा था। सो बैक टू प्रेजेंट 2005 जनवरी शाम के 6 बजे। देखो मान के चलना कि इस स्टोरी के अंदर में 2005 ही प्रेजेंट का बात कर रहा है, ठीक है। टाइमलाइन बहुत कॉम्प्लेक्स है, आगे मैं बताऊंगा तुम्हें, बट अभी समझ लो कि शाम के 6 बजते 5 जनवरी 2005, ठीक है। किंग टट का मम्मी को उसके टूम से निकाल के सिटी स्कैन करने के लिए लेके जाया जा रहा था, ये जानने के लिए कि क्या हुआ था उनके साथ, कैसे मरे थे, उनका जिंदगी के बारे में पूरा जान पहचान जो भी है वो करेंगे अब, ठीक है, सिटी स्कैन के द्वारा। तो लोग आते हैं द वैली ऑफ किंग पे एंड हमारे भाई को अपने टूम से निकाल के लेके जा रहे थे। अब जब लेके जा रहे थे तो रेगिस्तान के तूफानी रेतीली हवाएं इस तरीके से उन्हें सता रहे थे ना। मतलब माना जाता है इजिप्ट के अंदर पे अगर तुम सोते हुए मम्मी को जगाते हो ना तो तुम्हें लगता है कर्स ऑफ द फेरोस, यानी कि श्राप लगता है, ऐसा समझ लो, ठीक है। फेरोस यानी कि रूलर्स का, जिसके बाद तुम्हारे साथ कुछ गलत होने लगता है, ठीक है, तुम मर भी सकते हो। तो कुछ ऐसा ही एटमॉस्फेयर वहां पे बन रहा था। अब हमारा जो भाई किंग टट था ना वो पहला मम्मी था इजिप्ट के अंदर पे जिसका सिटी स्कैन होने वाला था। क्योंकि इसके साथ ना कई सारे मिस्ट्री जुड़े हुए थे कि कैसे मरा था, इतने जवानी में क्यों मर गया था। तो इन सारे मिस्ट्रीज को जो कि आज से 3300 साल पहले हुआ था वो आज खुलने वाला था इस सिटी स्कैन के बाद। जिस वजह से जिस शाम को हमारे भाई को सिटी स्कैन करने के लिए लेके जाया जाने वाला था ना, उसी शाम को टूरिस्ट का लाइन लगा हुआ था भाई के टूम के बाहर। दुनिया भर से लोग आए हुए थे ये जानने के लिए कि कौन है किंग टट और क्या मिस्ट्री जुड़ा हुआ है इसके साथ। लगभग उनका जो टूम होता है वो 26 फीट अंडरग्राउंड पे था, फिर भी लोग लंबा लाइन लगा के बैठे हुए थे। टूम के अंदर में लोग देख रहे थे जो वॉल्स के अंदर पे पिक्चर्स था जहाँ किंग टट का लाइफ को दिखाया जा रहा था। कुछ लोग उस टूम के बारे में जो एक बुक बना हुआ था उसे पढ़ रहे थे और कुछ लोग शांत थे और ये मनी मन सोच रहे थे कि इतने जवानी में ये राजा कैसे मर गया, क्या हुआ होगा इसके साथ। वही जो सब जानना चाहते थे, मिस्ट्रीज ऑफ किंग टट। और इसी के साथ साथ कुछ लोग ऐसे भी थे जो घबरा रहे थे कि अब जो किंग टट का मम्मी को हमने यहाँ से निकाल के लेके जा रहे हैं सिटी स्कैन करने के लिए, इससे हमने क्या कर दिया है, फेरोस को जगा दिया है। और जब हम फेरोस को नींद से जगा देते हैं ना तो हमारे ऊपर लगता है द कर्स ऑफ द फेरोस, यानी कि हमारे ऊपर अब श्राप लगने वाला है और हमारे साथ कुछ बुरा होने वाला है।
नींद से कुछ याद आया। कहते हैं ना कि जो लोगों को सोना बहुत पसंद है वो लोग ही ना यार रात को नहीं सोते हैं। एग्जाम्पल के लिए तो मुझे ले लो, मुझे ना हमेशा नींद आता है क्योंकि मैं रात को सोता कहाँ हूँ, क्लास चल रहा होता है मैं सो जाता हूँ, दोस्तों के साथ कैंटीन पे बैठ के बात कर रहे होते हैं मैं उनका बातें सुनते सुनते सो जाता हूँ, सालों के साथ मूवी देखने जाता हूँ, बॉलीवुड वाले मूवी दिखाते। अब तुम सोचो ना यार, एक एनिमे लवर को तुम बॉलीवुड मूवी दिखा रहे हो और क्या एक्सपेक्ट करते हो, नहीं सोऊंगा मैं यार, हाई डोपामिन वाला नशा करता हूँ, उसमें तुम ऐसे सस्ता नशा करा रहे हो। मतलब खैर जो भी हो, स्टोरी पे वापस आते हैं, रहने देते अपने नींद की बातें, वरना तुम भी सो जाओगे और मैं भी सो जाऊंगा और वीडियो कंप्लीट नहीं होगा। इस पॉइंट पे ना स्टोरी का आने के बाद सबको ये कन्फ्यूजन रहता है क्योंकि आगे ना अभी अलग अलग टाइमलाइंस पे ये स्टोरी चलता है, और जब मैं भी पहली बार क्लास 11th पे ये स्टोरी को पढ़ रहा था ना तो कंफ्यूज हो गया था यहाँ आने के बाद, बट मेरे रहते हुए तुम्हारे साथ ऐसा नहीं होगा। देखो 3 अलग अलग टाइमलाइन पे अब चलता है ये स्टोरी। पहला टाइमलाइन, जब पहली बार जो किंग टट का मम्मी को डिस्कवर किया था, किसने? हावर्ड कार्टर ने, ठीक है, 1922 को। और उसके 40 सालों बाद एक दूसरा टाइमलाइन बनता है जहाँ पे एक एनाटॉमी प्रोफेसर इसी मम्मी का एक्सरे करता है और उसे पता चलता है कि इस मम्मी का कुछ जो बोन्स है वो मिसिंग है, और इससे ऐसा एक आइडिया लगाया जाता है कि शायद किंग टट का मर्डर हुआ होगा, ठीक है। तो इसी मिस्ट्री को सुलझाने के लिए कि क्या सही में मर्डर हुआ था, क्या हुआ था, उनका लाइफ कैसा था, नहीं था। आखिरी में एक थर्ड टाइमलाइन जो कि बैक टू प्रेजेंट 2005 का टाइमलाइन होगा, वहां पे सिटी स्कैन करा जाएगा इस मम्मी का और पूरा जो भी मिस्ट्री है, राज है, सबको खोला जाएगा। तो पहले टाइमलाइन का बात करते हैं, यानी कि बात करते हैं उस समय का जब पहली बार डिस्कवरी होता है हमारे किंग टट के मम्मी का। तो 1922 को एक ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट होता है हावर्ड कार्टर, जो क्या करता है किंग ऑफ द वैली पे एक्सकेवेट कर रहा होता है और उसे इसी एक्सकेवेशन में गलती से कह लो या कैसे भी कह लो मिल जाता है किंग टट का टूम, यानी कि वो जगह जहाँ पे किंग टट को रखा गया था मम्मी बना के, ठीक है। अब जैसे हावर्ड कार्टर ने उस टूम का डिस्कवरी किया, उस टूम के अंदर गया ना, भाई का एकदम देख के ना आग चौंधा गया। मतलब टूम के अंदर पे इतना सोना था, इतना सोना था कि भाई साहब जग सोना सोना था। मतलब भाई साहब सही में बता रहा हूँ, इतना सोना था ना उस टूम के अंदर पे, जितना मेरे खानदान ने पूरे जिंदगी में नहीं देखा होगा उतना सोना था। तुम गूगल करके देख सकते हो, आज भी इजिप्ट के अंदर पे जितने ममीज मिले थे ना, उन सब में हमारे किंग टट का जो टूम था ना, वहाँ पे सबसे ज्यादा रॉयल कलेक्शन ऑफ गोल्ड था। मतलब तुम जहाँ देखो सोना ही सोना था, ठीक है। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि वहाँ के लोगों का मानना ये था कि मरने के बाद ना जो भी वेल्थ होते हैं ना, वो हम अपने साथ आफ्टर लाइफ पे लेके जाते हैं। तो सोना वोना जो भी होता है सब साथ ही में लेके जाते हैं, ठीक है। तो किंग टट के मरने के बाद उनके जो भी टूम था वहाँ पे सोना ही सोना मिलता है। बट ऐसा नहीं था कि सिर्फ सोना ही था, सोने के साथ साथ जो हर दिन रोजमर्रा की चीजें होते हैं ना वो भी थे। जैसे कि एक बोर्ड गेम हो गया, बैठे बैठे बोर हो जाएंगे तो बोर्ड गेम खेल लेंगे। एक ब्रॉन्ज का रेजर था, कुछ कंफर्टेबल क्लोथ्स, फूड, वाइन, मतलब हर एक चीज फैसिलिटी था। मैं तो बस ये सोच रहा हूँ ना यार, इस बंदे को मरने के बाद जितना फैसिलिटी मिला है ना, मुझे भाई जीते जितना नहीं मिल रहा है, ठीक है। मतलब क्या है यार, काश मैं भी इजिप्ट में कोई फेरो होता, जिंदगी कितना सही होता। मतलब ऐसे भूखे नंगे वाले जिंदगी से तो बहुत ही बेटर होता। राजा वाला जिंदगी, आगे नचनिया लोग नाच रहे होते और मैं इज लाइक फेरो ऑफ द इजिप्ट, अपनी ही अयासियों में। सोच के अजीब लग रहा है, मजा भी आ रहा है। खैर स्टोरी पे ध्यान देते हैं। हाँ, तो हम कहा थे स्टोरी के अंदर पे हावर्ड कार्टर को मिलता है वो टूम जिसके अंदर पे किंग टट का मम्मी को रखा गया था, और उस टूम के अंदर पे सोना ही सोना था। अब इसके आगे क्या होता है, हावर्ड कार्टर को मिलता है वो गोल्डन कॉफिन जिसके अंदर पे किंग टट का मम्मी को रखा गया होगा। अब ये कोई नॉर्मल कॉफिन नहीं था, 3 लेयर पे ये कॉफिन डिवाइडेड था। जब पहला कॉफिन को खोला गया तो वहां से मिले कई सारे फूल लाइक ऑलिव लिव्स, लोटस एंड कॉर्नफ्लावर्स। अब ये सिंबलाइज कर रहा था कि उनका डेथ और जो उनको बैरी करा गया था ना, ये कौन सा टाइम पीरियड था, मार्च और अप्रैल के बीच में कुछ होगा, ठीक है। एंड देन फिर सेकंड कॉफिन खोला गया एंड देन फिर थर्ड खोला गया। अब थर्ड जब खोला गया ना तो यहाँ एक प्रॉब्लम क्रिएट होता है। जब किंग टट को मम्मी बनाया गया होगा तो उसमें कुछ केमिकल्स का इस्तेमाल किया गया था, जिसमें से एक स्पेशल केमिकल था रेजन। अब ये जो केमिकल था वो 3300 साल तक उस मम्मी और उस कॉफिन के साथ इस तरीके से चिपक गया था ना, वो निकल नहीं रहा था। वो गोल्डन कॉफिन का जो नीचे वाला हिस्सा था ना, उसके साथ जो मम्मी था वो बिल्कुल ही चिपक गया था उस केमिकल की वजह से। अब हमारे हावर्ड कार्टर इस दुविधा में था, अब करे तो करे क्या। अब उसे अगर नहीं निकाले तो देखो लोगों को ये चीज पता चल चुका था कि एक टूम मिला है जहाँ में बहुत ज्यादा सोना है, और वो टूम किसका है, किंग टट का है। इसके साथ साथ चोरों को भी तो पता चल चुका था ना। अब चोर तो मौके में थे कि हाँ बस हमें मौका मिले हम आएंगे और जितने भी गोल्ड है सब ले लेंगे, और इसके साथ साथ उस मम्मी को भी डैमेज कर देंगे, क्योंकि वो थोड़ी देखेंगे कि ये मम्मी है एंटीक है, नहीं उन्हें सोने से मतलब है। तो पहले तो हमारे कार्टर साहब ने क्या किया, सोचा कि रेगिस्तान का इतना गर्मी है इजिप्ट के अंदर पे, क्यों ना हम इस कॉफिन को इस तपती धूप में रख दे ताकि जो ये केमिकल है वो पिघल जाए एंड हम आसानी से मम्मी को निकाल पाए इस गोल्डन कॉफिन से। तो उन्होंने लगभग 149 डिग्री फ़ारेनहाइट पे रख
दिया इस मम्मी को ताकि वो केमिकल पिघल जाए, बट सैडली ऐसा कुछ नहीं होता है। अब हावर्ड कार्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं था, अगर वो ऐसे ही रख देते तो चोर चोरी करके लेके चले जाते सोने और जो भी चीजें एंटिक, और साथ साथ उस मम्मी को भी डैमेज कर देते। तो ना चाहते हुए भी हावर्ड कार्टर को अब क्या करना था, उस मम्मी को तोड़ तोड़ के काट के निकालना था। तो उन्होंने पहले क्या किया, गर्दन को काट के निकाला, एंड देन जो बॉडी का अलग अलग जॉइंट होता है उन्हें काट के एक बॉक्स के अंदर पे जैसे था वैसे दोबारा रख दिया, ज्वाइन कर दिया। बट जो भी हो, थोड़ा बहुत तो डैमेज हो ही गया था, है ना। तो बैक टू प्रेजेंट 2005 पे तो जाही हवाज नाम का एक बंदा था जो कि इजिप्ट का सेक्रेटरी जनरल ऑफ सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक का मेंबर था। इस बंदे ने एक स्टेटमेंट जारी किया कि आज इस मम्मी का हालत जो भी है पूरे कंडीशन पे, ये एक इंसान के कारण है। कौन? हावर्ड कार्टर। उसने जब इस मम्मी को डिस्कवर करा था और उसके बाद उसने इस मम्मी को बुरी तरीके से डैमेज कर दिया था। अब क्या सच में डैमेज किया था, नहीं किया था, ये सवाल तो तुम्हें इस चैप्टर के आखिरी में मिलेगा। बट अभी के लिए मान लो कि ये स्टेटमेंट है बैक टू प्रेजेंट कि हावर्ड कार्टर ने इस मम्मी को डैमेज कर दिया था। खैर, अब डिस्कवरी के 40 साल बाद इन 1968 को एक एनाटॉमी प्रोफेसर इसी मम्मी का एक्सरे करने वाला था, ये पता करने कि ये कैसे मरा होगा, क्या क्या मिस्ट्रीज है इसके साथ। अब रुको, एक्सरे से कुछ याद आया, तो रिसेंटली ना मेरी बेस्टी का क्या हुआ कि एक्सीडेंट हुआ, तो थोड़ा बहुत पैर में चोट मिल गया था एंड हम गए डॉक्टर के पास, एक्सरे करवाया। अब डॉक्टर इस परेशानी में था कि ये घुटने में क्या चीज है जो समझ नहीं आ रहा। तो मैंने कहा कि सर जी मैं देखूं एक बार, और मैंने देख के डिकोड कर दिया कि सर जी ये तो उसका दिमाग है घुटने पे, और क्या ही होगा। और लिटरली वो डॉक्टर मेरे को देख के बोलता है कि भाई तू कहाँ से PhD करके आया है। मैंने कहा मैं तो इकोनॉमिक्स में कर रहा हूँ, बट उसके बारे में मुझे सब पता है, मेरे साथ ही रहती है, तो मतलब मुझे पता है कि उसका दिमाग कहाँ होगा। देखो यार, गलती से ये वीडियो फिर उसको मत भेज देना, ठीक है, वरना मेरा मौत पक्का है, ठीक है। बस मजाक में ले रहे और भूल जा रहे हम, ठीक है। हाँ, हम भूल गए, ठीक है। ये बात स्टोरी में वापस आते हैं। तो मैंने क्या बताया कि 40 साल बाद इन 1968 को जो किंग टट का मम्मी है उसका एक्सरे निकलने वाला था। एक एनाटॉमी प्रोफेसर था जो कि वो एक्सरे करता है, और उसे एक इंटरेस्टिंग चीज पता चलता है कि जो किंग टट का जो बॉडी है ना, वहां पे जो ब्रेस्ट बोन है एंड जो फ्रंट रिब केज का बोन है ना, वो गायब है। अब जिन्हें समझ नहीं आ रहा, इस पिक्चर को देखो, ये जो है ब्रेस्ट बोन है एंड रिब केज का तो पता ही है तुम्हें, ये दोनों गायब है। अब इससे सवाल और गहरा हो गया, मिस्ट्री और उलझ गया कि क्या हुआ था उनके साथ, क्या कोई मर्डर ही था, क्या था मतलब उनका जिंदगी को लेके, और मिस्ट्री जो है ज्यादा ही बढ़ते जा रहा था। तो इसी वजह से बैक टू प्रेजेंट यानी कि 2005 को ये सिटी स्कैन करा जा रहा था ताकि एग्जैक्टली पता करे क्या मिस्ट्री था किंग टट के साथ, कैसे मरे थे, कैसे मतलब उनका जिंदगी था। क्योंकि देखो, जब तुम ना सिटी स्कैन करते हो ना, तो तुम इस मम्मी का एक 3D इमेज बनाते हो और तुम्हें बहुत डिटेली ये पता चल पाता है कि उनके साथ क्या हुआ होगा, कैसे हुआ होगा, एंड ऑल जो भी मिस्ट्री है उनके साथ। बट इन सारे पहेलियों को सुलझाने से पहले इस स्टोरी में तुम्हें थोड़ा बहुत बताया गया है किंग टट और उनके एंसेस्ट्री के बारे में। अब जब ये वर्ड आता है ना एंसेस्ट्री, इसका मतलब होता है तुम्हारे खानदान कैसे थे, नहीं थे। मेरे खानदान का बात करूं तो भाई एक से एक नमूने भरे पड़े। अपने जिंदगी में उन्होंने कुछ उखाड़ा हो या नहीं उखाड़ा हो, दूसरों को ज्ञान देने में आगे रहते हैं। मतलब तुम बताओ, एक बंदा है जिससे अपना फार्मेसी नहीं समझ रहा है, वो मोदी जी को ज्ञान देने चला है कि भैया देश ऐसे चलाना होता है। जिससे अपना बीवी नहीं समझ रहा है, कब भाग जाए कुछ नहीं पता, वो अपने ज्ञान बांट रहा है कि देश को ना मोदी जी गलत तरीके से चला रहे हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए। और इन सब में मैं है जो किसी को भी कोई ज्ञान नहीं देता, अपने काम से काम रखता हूँ, मतलब मन में सबको गाली दे रहा होता हूँ, ठीक है, बट शांत रहता हूँ, सबकी सुनता हूँ और कुछ नहीं कहता हूँ, बट एक एक को मन में गाली दे रहा हूँ। देख रहे हो, तुम अभी भी सुन रहे हो। मतलब यार, अकेले कमरे में तो मुझसे बड़ा और कौन ही हो सकता है ना। खैर, ये तो मेरे खानदान के बारे में था। तुम्हें बताता हूँ मैं किंग टट के खानदान में क्या सीन था। आमीनहोटेप द थर्ड, ये था ग्रैंडफादर या फादर किंग टट का, ठीक है। एग्जैक्टली नहीं पता, हिस्ट्री में ऐसे ही होता है, तुम्हारे पास एग्जैक्ट एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन नहीं होता है, तुम प्रेडिक्शन कर रहे होते हो। तो या तो हो सकता है उसका बाप ही हो या उसका दादाजी, कुछ भी होगा, बट था कोई, ठीक है। ये क्या होता है, उनका जो एंसेस्ट्री के अंदर में सबसे पावरफुल रूलर या फिर फेरो होता है, ठीक है, जो कि लगभग रूल करता है 4 डिकेड्स यानी 40 साल तक, ठीक है। एंड देन समय के साथ ये बुरा हो जाता होगा, मर जाता होगा, एंड देन इसका बेटा आता है जिसका नाम होता है आमीनहोटेप द फोर्थ। पहले ऐसा ही होता था, ठीक है, बाप के नाम के आगे थर्ड लगा दो, फोर्थ लगा दो, मतलब तुम आगे ऐसे जाते रहोगे, ठीक है। अब देखो, पता है तुम्हें कि खानदान में
दो तरीके के लोग होते हैं। एक ऐसे जो मतलब खानदान का नाम रोशन कर देते हैं, यू नो, टीवी में, न्यूज़पेपर्स में फोटो छपवा देते हैं। एंड दूसरे ऐसे होते हैं ना, अब मेरे जैसे नालायक, जिन्हें यार फैमिली याद तक नहीं करना चाहते, और तो मन में सोचते होंगे कि ये पैदा ही क्यों हो गया है, मतलब तेरे होने से या नहीं होने से हमें कुछ फर्क तो पड़ता नहीं है। तो कुछ ऐसा ही था हमारा आमीनहोटेप द फोर्थ। मतलब भाई ने इतने भयंकर भयंकर कांड किए ना, अभी मैं तुम्हें बताऊंगा, जिसकी वजह से इसे कहा जाता है सबसे अजीब यानी कि स्ट्रेंज किंग ऑफ इजिप्ट। तो सबसे अजीब चीज ये है कि इस बंदे ने अपना एक नया रिलीजन बनाया, जिसमें जो गॉड का नाम था वो था एटन। तो ये एटन का पूजा करता था। एटन यानी तुम समझ लो कोई सूरज का देवता होगा, सन डिस्क, ठीक है। और इसका पूजा, इसका रिलीजन स्टार्ट कर दिया इस भाई ने। और दूसरा पागलपंती इसने ये किया कि अपना नाम चेंज करके आकिनाटिन रख दिया, जिसका मतलब था कि द सर्वेंट ऑफ एटन, यानी कि जो उसने रिलीजन बनाया था ना, उसका वो सर्वेंट था यानी सेवक था, ठीक है। जैसे तुम कह सकते हो मैं हूँ भोलेनाथ का और तुम हो सकते हो कृष्णा या जो भी तुम मानते हो, ठीक है, ऐसे कुछ। हाँ, अब तीसरा पागलपंती ये था कि उनका जो रिलीजियस कैपिटल था थीब, इससे बदल के अब आकिनाटिन कर दिया, जिसे प्रेजेंटली ना इजिप्ट के अंदर पे कहते हैं अमेरना। अब भाई यहाँ भी नहीं रुकता है, पागलपंती का हद पार करना होता है ना भाई। जब तुम पागलपंती करते हो तो हद भी पार करना है। अब भाई ने एक नया रिलीजन बना दिया, कैपिटल शिफ्ट कर दिया। अब उसने सोचा कि थोड़ा और कुछ करते हैं, तो क्या किया, जो पहले से इजिप्ट के अंदर पे एक रिलीजन चलते आ रहा था, जहाँ एंशिएंट इजिप्ट के लोग अमून गॉड को पूजते थे, गॉड ऑफ एयर, ठीक है। अब भाई ने उन सारे लोगों पे अटैक करना शुरू कर दिया, जितने भी मूर्तियां थे अमून गॉड के, उन्हें तोड़ना शुरू कर दिया, साथ ही साथ टेम्पल्स को बंद करवा दिया। मतलब तुम ये समझो, अपना रिलीजन बनाया और जो पुराना रिलीजन था उसे इरेडिकेट यानी कि हटाना शुरू कर दिया। बस थॉट प्रोसेस ये था कि जो मैंने रिलीजन बनाया सब इसी को पूजेंगे, पुराना रिलीजन गया बाहर में। तो इसीलिए ना ये जो टाइम पीरियड है जहाँ में आकिनाटन ने रूल किया इजिप्ट के अंदर पे, इसे पूरे एंशिएंट इजिप्ट का जो हिस्ट्री था वहाँ पे सबसे भयानक टाइम पीरियड कहा जाता है, जहाँ में रिलीजन के नाम पे बहुत एट्रोसिटीज हुआ जो अमून गॉड को पूजते थे उन लोगों के साथ। अब इसके बाद एक मिस्टीरियस रूलर आता है जो कुछ समय तक रूल करता है। एंड देन इसके बाद आता है हमारा भाई किंग टोट। मैंने बताया ये बहुत ही कम उम्र में, लगभग 9 से 10 साल की उम्र में बन जाता है द फेरो ऑफ इजिप्ट यानी कि रूलर ऑफ इजिप्ट। एंड 19 साल की उम्र में ये मर जाता है। अब जैसे हमारा भाई रूलर ऑफ इजिप्ट यानी कि द फेरो ऑफ इजिप्ट बनता है ना, तब उसका नाम होता है टूटनखाटन। बट भाई हमारा फेरो बनने के बाद यानी कि रूलर ऑफ इजिप्ट बनने के बाद अपना नाम चेंज करवाता है। अब उसे लोग बुलाने लगे टूटनखामुन। सिंपली इसका मीनिंग ये था द लिविंग इमेज ऑफ आमून, यानी कि आमून जो गॉड था ना उसी का ही एक लिविंग इमेज यानी कि जिंदा रूप पे वही है, भगवान ही है, ठीक है, आमून का ही रूप है, ऐसे समझ लो। अब नाम से समझ आ रहा है जब आमून का भक्त है तो फिर आमून जो रिलीजन था उसे भी प्रमोट करेगा, यानी कि जो कांड किए थे पहले में 18 गॉड के आने की वजह से अब वो सारी चीजों को ही सुधारता है, आमून रिलीजन को प्रमोट करता है। जो भी गलत चीजें इजिप्ट के अंदर पे हुए थे आमून के बिलीवर्स के साथ वो सारी चीजें सुधारता है। और सैडली मैंने बताया 19 साल की उम्र में ही एक यंग फेरो मर जाता है और अपने डायनेस्टी का भी अंत कर देता है। और कंफ्यूज मत होना, ये जो टूटनखामुन है यही जो शॉर्ट फॉर्म में हम इसे कहते हैं किंग टोट, ठीक है। तो अब आ जाते हैं हम उस पार्ट के लिए जिस पार्ट के लिए हम शुरुआत से इंतजार कर रहे थे कि क्या हुआ था उनके साथ, जिसके लिए हमें जानना पड़ेगा कि उस सिटी स्कैन के दौरान रिजल्ट क्या आता है। तब हम पूरा जो मिस्ट्री है हमारे किंग टोट यानी कि हमारे भाई के बारे में वो सब पता करेंगे। तो आओ जानते हैं द सिटी स्कैन ऑफ द किंग टोट्स मम्मी। देखो पूरे इजिप्ट के अंदर पे एक प्रोजेक्ट चलता है जिसका नाम था इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट। तो बेसिकली इस प्रोजेक्ट के अंदर पे क्या था, इजिप्ट के हर एक कोने पे जो आर्कोलॉजिस्ट थे ना वो ये ढूंढ रहे थे कि मम्मीज कहाँ मिलता है खोद के, ठीक है। अब इसी प्रोजेक्ट के दौरान पूरे इजिप्ट के अंदर पे 600 मम्मीज मिला था पूरे इजिप्ट पे, और उनमें से एक मम्मी था हमारा किंग टोट का मम्मी। और साथ ही साथ अब ये होने वाला था वो पहला मम्मी जो जाने वाला था सिटी स्कैन के लिए। तो जिस रात सिटी स्कैन होने वाला था उस रात जो वर्कर्स लोग होते हैं वो किंग ऑफ वैली पे जाते हैं एंड किंग टोट का मम्मी को अपने टूम से निकाल के स्कैनिंग के लिए लेके जा रहे होते हैं। ये सीन हमने देखा था स्टार्टिंग में ही कि जब जा रहे होते हैं तब तूफानी रेतीली हवाएं आ रहे होते हैं, उन्हें रोक रहे होते हैं। एक तरीके से ये शो कर रहा था द कर्स ऑफ फेरोज का कि तुमने कैसे मम्मी को जगा दिया, कैसे तुमने द किंग टोट को जगा दिया, अब तुम्हारे ऊपर लगेगा द कर्स ऑफ द फेरोज। खैर जो भी था, अब ये चीज रियल थोड़ी होता है ना, आई डोंट नो क्या होता है नहीं होता है, बट स्टोरी पे आगे आते हैं।
तो अब आगे का सीन क्या था कि टीम ऑफ स्पेशलाइज्ड पीपल खड़े थे। कोई रेडियोलॉजिस्ट था, कोई फॉरेंसिक से था, कोई एनाटॉमी से था। सब इस चीज के लिए वेट कर रहे थे कि कब आएगा किंग टोट का मम्मी, और हम उससे सिटी स्कैन करके जो भी राज, जो भी मिस्ट्रीज है वो आज निकाल देंगे, खोल देंगे। तो फाइनली वो समय आता है, किंग टोट के मम्मी को लाया जाता है और स्कैनिंग मशीन पे स्कैन करने डाल भी दिया जाता है। बट सडनली क्या होता है, वो सिटी स्कैनिंग मशीन जो होता है काम करना बंद कर देता है। और ये बात जैसे ही बाहर में बैठे गार्ड्स को पता चलता है ना, वो लोग फिर मन ही मन फुसफुसा रहे होते हैं कि देखो यार, नींद से जगा दिया ना मम्मी को, अब देखो कर्स ऑफ द फेरोस लगेगा, अब सबको भुगतना पड़ेगा। हाँ, कुछ भी हो सकता है, अब मर भी सकते हैं, है ना। कर्स ऑफ द फेरोस तो बहुत खतरनाक होता है, बट देखो ऐसा कुछ नहीं होता है। बस उस मशीन के अंदर पे रेत घुसने के कारण पंखा जो होता है, कूलिंग फैन, वो खराब हो जाता है। बट फॉर्चुनेटली उनके पास कुछ एक्स्ट्रा कूलिंग फैन था, जिसका इस्तेमाल करके फाइनली सिटी स्कैन कंप्लीट होता है एंड रिजल्ट निकलता है। और रिजल्ट बिल्कुल ही सही था, कोई डेटा लॉस नहीं हुआ था, यानी कि कोई भी बोन मिसिंग नहीं था। वो जो एक्सरे रिपोर्ट था वो बिल्कुल ही गलत था। किंग टोट वन पीस पे था, कोई डैमेज नहीं था, कुछ नहीं था। जिसके बाद जितने भी टेक्नीशियन टीम था उन्होंने कहा कि जाओ इस मम्मी को अपने टूम पे वापस रख के आओ। एंड देन वर्कर लोग किंग टोट का मम्मी को अपने टूम पे लेके जा रहे थे। और जब ये खबर पहुंचता जाही हवास के पास, वो इंसान जिसने हावर्ड कार्टर को ये ब्लेम किया था कि इस बंदे ने ये मम्मी को डैमेज किया था, यानी कि मैं बात कर रहा हूँ सेक्रेटरी जनरल ऑफ इजिप्ट, सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटीक का जाही हवास, ठीक है, याद है ना तुम्हें। वो इंसान बहुत ही टेंशन पे था, रातों का नींद चैन सा उड़ा हुआ था कि कहीं कुछ मम्मी को लेके प्रॉब्लम आता है, कुछ होता है तो फिर सब ब्लेम उसके ऊपर आना था, क्योंकि इस चीज का पूरा जिम्मेदारी उसके कंधे पे था। जब फाइनली उसे पता चलता है कि सब ठीक है, एवरीथिंग इज ओके, कोई डैमेज नहीं है, कुछ नहीं हुआ, मम्मी सही है, उसने एक चैन भरी सांस ली और कहा कि मैं बहुत ही परेशान था बट अब मैं चैन की नींद सो पाऊंगा। एंड देन इसके बाद सीन हमारा शिफ्ट होता है किंग ऑफ द वैली पे, जहाँ पे वो वर्कर्स लोग जो किंग टोट का मम्मी को लेके जा रहे थे उनके टूम पे। जब वो गुजर रहे थे किंग ऑफ द वैली से, तब अचानक से क्या होता है, हवाएं बहना बंद हो जाता है और आसपास का जो एनवायरनमेंट है ना, वो अचानक से ठंडा हो जाता है। चारों ओर एक सन्नाटा सा छा जाता है और ऐसा फील करा रहा होता है बिल्कुल मौत, डेथ का, ठीक है। अब होता भी क्यों ना ऐसा, किंग ऑफ द वैली वो जगह है जहाँ में हजारों सालों से मम्मीज को गाड़ा गया था, रखा गया था। अब ऐसा इन्वायरमेंट तो होना मतलब नॉर्मल चीज़ था। अब तुम सोचो ना, अगर सुनसान के सामने से गुजरोगे, डर लगेगा, एक सन्नाटा सा छाएगा तुम्हारे ओर, ठीक है। अब उनके ओर भी छा रहा था। एंड देन जैसे वो पहुंचते किंग टोट के टूम के पास, ऊपर में देखते वो लोग कि एक ओरियन कॉन्स्टेलेशन बना हुआ था। अब इस ओरियन कॉन्स्टेलेशन का सीन कुछ ऐसा है कि देखो, इजिप्ट के लोगों का मानना ये था कि ये जो ओरियन कॉन्स्टेलेशन है ना, ये और कुछ नहीं, ओसाइरस का सोल है। अब ओसाइरस क्या है बोलो तो आफ्टर लाइफ का गॉड है, समझ लो। अब सिंपली इस चीज को देख के यही प्रेडिक्शन करा गया कि ये ओसाइरस क्या है, आफ्टर लाइफ का गॉड है। और आफ्टर लाइफ का जो गॉड है ना, वो हमारे यंग किंग के मरने के बाद भी उसके मम्मी को प्रोटेक्ट कर रहा था, देख रहा था कि कहीं ये लोग हमारे फेरों को अपने नींद से जगा के कोई प्रॉब्लम तो क्रिएट नहीं कर रहे हैं, एंड ऑल। और इसी के साथ हमारा ये स्टोरी जो होता है कंप्लीट होता है। अभी भी अगर तुम्हें थोड़ा सा भी डाउट है ना, मैं हल्का सा तुम्हें बता देता हूँ कि हुआ क्या है पूरे चैप्टर के अंदर पे। देखो 1922 को क्या होता है, डिस्कवरी होता है किंग टोट का मम्मी का, यानी कि उसका जो टूम होता है जहाँ मम्मी को रखा गया था उस जगह का। कौन करता है, हावर्ड कार्टर, ठीक है। अब इसके 40 साल बाद क्या होता है, एक एनाटॉमी प्रोफेसर उस मम्मी का एक्सरे निकालता है, जिससे पता चलता है कि उसका कुछ बोन, कुछ पार्ट मिसिंग है। अब इससे एक आइडिया लगाया जाता है रफ कि क्या किंग टोट के साथ कुछ गलत हुआ था, मर्डर हुआ था, क्या हुआ था, नहीं हुआ था। अब इसी सवाल को जानने के लिए बैक टू प्रेजेंट 2005 पे ये सिटी स्कैन करा जाता है। और इस सिटी स्कैन के बाद ये पता चलता है कि कुछ नहीं हुआ था, एवरीथिंग इज ओके। ना ही हावर्ड कार्टर ने उस मम्मी को कोई डैमेज पहुंचाया था, और ना ही उस एक्सरे रिपोर्ट में जो आया था कि कुछ पार्ट मिसिंग है, शायद मर्डर हुआ होगा, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ था। और उसके बाद थोड़ा बहुत हमारे किंग टोट का एंसेस्टर के बारे में बताया गया, और किंग टोट के बारे में भी थोड़ा बताया गया कि हाँ, ये बचपन में ही फेरो बन गया था एंड 19 साल की उम्र में ये मर गया था। तो इतना ही था ये कहानी। उम्मीद है तुम लोगों को समझ आया होगा। और अगर मॉरल ऑफ द स्टोरी का बात करूँ इस चैप्टर के बारे में, तो मैं तुम्हें इतना ही कहना चाहूँगा अपने तरह से कि भाई साहब, फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारा ज़िंदगी 19 साल का हो या 119 साल का। ज़िंदगी में मरते हुए कोई रिग्रेट नहीं रहना चाहिए। जो करना चाहते हो कर लो। अभी डॉक्टर बनना है, आर्मी बनना है, पुलिस में जाना है, कहीं भी जाना है, कर लो यार। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ज़िंदगी था, जीना था, बट जिए नहीं, दूसरों का सुना और अब अफसोस कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए।
हाँ तो इसी बात के साथ मैं लेता हूँ तुम लोगों से अलविदा। हाँ, मैं जा रहा हूँ अपने रातों का नींद बर्बाद करके एनिमे देखने। और अगर तुम्हें ये वीडियो देख के अच्छा लगा, हाँ मेरा काम पसंद आया, तो यार चैनल को सब्सक्राइब कर बिना जाना मत। एनिमेशन कर करके फट जा रहा है यार, ठीक है। अब तुम लोग ही आगे से मतलब प्रमोट नहीं करोगे, सपोर्ट नहीं करोगे तो कैसा चलेगा, है ना। तो शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो। एंड हाँ, मेरा एक सेकंड चैनल है द सिबलिंग्स, उसे भी जाके फॉलो कर लो, ठीक है। थैंक यू, लव यू ऑल।